We discuss about the OSHA 30 and 48 hours journal industry course. First of all, we discuss, हम सबसे पहले देखते हैं कि ओशा जो है उसका मतलब क्या है। ओशा बेसिकली ओ ऑक्यूपेशनल, एस सेफ्टी, एच हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल के अंदर जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा होता है वहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ को एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना होता है उसको, उसकी बेहतरी के लिए उसके ऊपर जो है वो काम किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। और इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस जो इसकी है कि भाई ट्रेनिंग लाजमी है। इट्स नॉट जस्ट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ट्रेनिंग मींस टेलिंग पीपल हाउ टू डू समथिंग, के लोगों को वे बताना कि आप लोगों ने किस तरह जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और किस तरह जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर आगे चलना है। उसके बाद जी टेलिंग पीपल दैट व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू, और सिंपली गिविंग देम इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनको जो है इंफॉर्मेशन देना। बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी के अंदर जब कोई भी एम्प्लॉय जाता है, जब अगर कोई वेल्डर जाता है या कोई मैकेनिक जाता है या कोई और बंदा जाता है, तो वो वहां पर जाकर जो है ऑलरेडी उसको ये नहीं सिखाते कि आपने दोबारा वेल्डिंग किस तरह शुरू करनी है या आपने बाकी मामलात किस तरह शुरू करने हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये होता है कि उनको वो बताते हैं कि भाई बेसिकली जो है आपने सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो फॉलो अप करनी है। उसके बाद जी ट्रेनिंग इज जस्ट जस्ट फॉर्मल क्लास, इट्स ए कोर्स कंप्लीट। ठीक है, इट्स ऑलरेडी यू हैव टू इन्फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर हम चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसका पर्पस, फिर इसकी इंपॉर्टेंस, और फिर इसकी जो है वो टाइप्स की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ओशा के टॉप 10 जो है सेफ्टी वायलेशंस लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको सबसे पहले हमने जो है वो देखना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं कि भाई राउंड अबाउट 6,000 वर्कर डाई एनुअली। जाहिर है राउंड अबाउट 6,000 लोग जो है वो एनुअली जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैटल इंजरीज या फैटल जो है वो डिजीज की वजह से। उसके बाद 50,000 डेथ्स ड्यू टू द वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेस। और 50,000 से ज्यादा जो है वो सिर्फ वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेस की वजह से जो है, बीमारियों की वजह से जो है वो हो जाते हैं। खास तौर पर वो बीमारियां जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, तो वो वेल्डर है, वो ऑलरेडी वेल्डिंग करते हुए जो है वो अपनी ग्लासेस जो है वो गॉगल्स या ग्लासेस वो नहीं लगाता, तो वो ऑलरेडी जाहिर है कि वो 6 माह तक, 1 साल 2 साल तक काम करेगा। उसके बाद जो है उसको कोई आंखों की जो है बीमारी लायक होना शुरू हो जाएगी। या कोई एक बंदा नॉइस के अंदर काम कर रहा है, तो वो अपनी ज्यादा उस हिसाब से केयर नहीं कर रहा, और कुछ जो है उसके बाद वो एयर लॉस हो जाएगा, यानी कि वो बेसिकली जो है वो सुन नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी सीमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो मोस्टली जो है वो पाउडर सीमेंट यूज होता है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर जो है वो लिक्विड सीमेंट यूज होता है, जो कि मोर देन ज्यादा टफ होता है जो पाउडर सीमेंट होता है उसके। तो वो भी बेसिकली एक केमिकल है, या किसी भी केमिकल के दौरान देखें, किसी भी कंपनी के अंदर जब कोई इंसान काम करता है तो कोई मटेरियल बनाता है, या तो वो रॉ मटेरियल केमिकलाइज होता है, कुछ भी कुछ होता है। लेकिन अगर उनको सेफ्टी तरीके से सेफ्टी जो है मैयर करने के बगैर काम करते हैं, तो उसको मुख्तलिफ किस्म की, जाहिर है बैक वक्त तो नहीं होता, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो इलनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या कैंसर हो जाता है, या कोई डिजीज लायक हो जाती है, तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जी 5.7 मिलियन नॉन फैटल वर्क प्लेस रिलेटेड टू इंजरीज। ठीक है, इंजरीज की वजह से भी जो है 5.7 मिलियन जो है वो नॉन फैटल वर्क प्लेस रिलेटेड टू इंजरीज की वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है। उसके बाद इंजरीज अलोन कॉस्ट, इनके सिर्फ और सिर्फ इंजरीज के अगर कॉस्ट लगाए जाए तो वन जो है US डॉलर बन जाते हैं। ठीक है, 125 बिलियन। ठीक है, एनुअली अगर देखा जाए तो इट्स टू मच हाई कॉस्ट। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है एक जो है वो मुल्क के रिलेटेड, एक कंट्री से रिलेटेड। आगे जी हम देखते हैं कि बेसिकली जो है ओशा ये कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे हुआ है। बेसिकली सेफ्टी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड सोफ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और जिसका मतलब ये है कि वर्कर के बेसिक राइट्स, वर्कर जितने भी लेबर है उनके बेसिक राइट्स को डिस्कस करता है ओशा।
और हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो बेसिकली एक्ट है। और 1970 एंड 1971 के अंदर जो है, बेसिकली 97 के अंदर जो है ये एक्ट लागू किया गया था। और 71 के अंदर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1990 के अंदर। और इसके जो है राउंड अबाउट एक्ट के अंदर बेसिकली क्या कहा है कि भाई, बेसिकली ओशा एक्ट के अंदर ये है कि भाई कोई भी इंसान जो है जो कि वर्किंग पॉसिबिलिटी रखता है, जो काम कर सकता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो बेसिकली जो है अपने उस जगह पर जो है अपनी नेशन को, अपने उस जो एरिया को, अपने उस कंडीशन को जो है सेफ जो है साइड पे रख कर जो है वो काम करे। और उसके बाद उसके उस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे जाके जो है पढ़ेंगे, ठीक है। टू दिसंबर 1970, ठीक है, प्रेजेंटेड टू द। अब ये बेसिकली सारा का सारा जो है वो क्या है, ये एक्ट है उसके अंदर। अब इसके अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके अंदर और कौन सी चीज है जो कि उससे रिलेटेड है। अब जी पर्पस ऑफ सेफ्टी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पर्पस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। किसी भी जो है वो कंट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर पर्पस ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों लाजमी है। बेसिक चीज ये है कि भाई पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ क्यों लाजमी है कहीं पर भी। सो बेसिकली क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो कोई भी वर्कर है, उसकी मेंटली, उसकी सोशल, उसका जो है वो फिजिकल जो है वो केयर करना जो है वर्कर का बेसिकली ये पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ है। जाहिर है, अगर एक शख्स मर जाता है, एक शख्स किसी डिजीज का शिकार हो जाता है, तो ना सिर्फ कंपनी को नुकसान होता है, बल्कि उसकी फैमिली के, उससे रिलेटेड एक स्किलफुल पर्सन की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वर्क ऑन द वर्कर्स, डिफरेंट किस्म के जो इफेक्ट्स होते हैं, बर्डनाइज हो रहा होता है जो वर्कर, उसके जो है उसके ऊपर इफेक्ट जो हो रहे होते हैं उसको भी दूर करना है। टू प्रोवाइड वर्कर विद द बेटर वर्क प्लेस, और खास तौर पर एक ऐसे शख्स को जो है, एक ऐसे इंसान को एक बेहतर वर्क प्लेस जो है वो देना, कि जहां पर वो बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी खतरे को जो है वो उसके अंदर मुलव्वस हुए वो काम कर सके आसानी के साथ। कुछ ही जो है साइलेंट फीचर हैं एक्ट के, ठीक है। 19 उसके जो एक्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं सेफ्टी का, ओशा एक्ट ऑफ 1970 के। अब क्या है जी, द रोल ऑफ फंक्शन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज इन इम्प्लीमेंटेशन। कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के अंदर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज बनाई जाएं, और वो चेक किया जाए हर एक जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है किसी भी किस्म की फैक्ट्री को या किसी भी किस्म वर्क प्लेस हैजर्ड्स को। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायर्स ऑन ऑन द जॉब इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। और वाकई तौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है एक जॉब के तौर पर कंसिडर करना चाहिए, और उसकी बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो जहां पर भी वो काम कर रहे हो, अपने जो मुलाजिम हैं, अपने जो वर्कर हैं, चाहे वो एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उनकी जो है वो देखभाल या उनकी बाकी मामलात से जो है वो करें उनको। उसके बाद जी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड डेजिग्नेटेड स्टाफ सच है सुपरवाइजर, ठीक है। और उनको मतलब ऑलरेडी उनको जो है वो डेजिग्नेटेड दिया जाए ऐसे स्टाफ को, सुपरवाइजर का या सेफ्टी ऑफिसर का, कि जो उससे रिलेटेड काम कर रहे हों। अच्छा, द सर्कमस्टांसेस इन विच द वर्कर हैज द राइट टू स्टॉप वर्कर। और अगर ऐसे कोई हालात आ जाते हैं कि जो है वो वर्कर जो है वो खुद जो है वो काम ना करना चाहिए, कोई भी ऐसे हालात आ जाए जिसके ऊपर वो काम जो है वो बंद करना चाहिए, तो वो कर सकता है। द कंडीशन इन विच द वर्कर हैज टू राइट टू स्टॉप द वर्क, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक एंड हैजर्ड्स सब्सटेंसेस ऑन द जॉब। और कई ऐसे टॉक्सिक और हैजर्ड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं, और कई ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह पर या को जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, अक्सर बात यह होता है कि भाई ऑलरेडी जो है कुछ ज्यादा और जो है वो काम लिया जा रहा होता है, या उनकी वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, या बेसिक सहूलियात नहीं होती। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्ट के अंदर आती हैं। और उसके कॉन्ट्रैक्ट जो कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। अब हैजर्ड्स क्या है और इसका कंट्रोल क्या है जी, व्हाट इज द हैजर्ड्स एंड व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज द कंट्रोल। और अगर कंट्रोल देखे जाए तो तीन किस्म के कंट्रोल आते हैं। एक है इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी कि पीपीआईज, ठीक है। पीपीआईज बेसिकली एक सिंगल लेक्चर है प्रॉपर। अच्छा, अब जी हैजर्ड्स की डेफिनेशन क्या है जी, एज हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज
harm or injury to a person or persons and property damage। ठीक है, किसी भी किस्म का ऐसा हैजर्ड, ऐसी पोटेंशियल कॉज, ऐसी वजह जो कि नुकसान का सबब बनती हो, इंजरी का सबब, जख्मी होने का सबब बनती हो किसी भी पर्सन का या किसी भी टीम का या किसी की भी प्रॉपर्टी, कोई भी किसी भी कोई भी चीज जो है वो उससे डैमेज होती हो, वो हैजर्ड कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन है ओशा की जानिब से। और रिस्क की डेफिनेशन क्या है? इट इज रिस्क, इट इज द लाइक इट इज द लाइकहुड दैट a person may be harmed or injured if exposed to a hazards combined with the severity of consequences। कि एक ऐसा खतरा, एक ऐसी जजमेंट जो कि आपको लगता हो कि भाई ये बंदा जो काम कर रहा है इसको किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है या कोई भी चीज टूट सकती है, कोई भी चीज किसी चीज का नुकसान हो सकता है, तो वो एक किस्म का क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो है रिस्क कहलाते हैं। और कंट्रोल ऑलरेडी दैट्स द मेजर टेकन टू द कंट्रोल ऑफ रिस्क एंड एलिमिनेट द हैजर्ड टुगेदर। कि जाहिर है रिस्क को और उसको जो है वो कंट्रोल करना, वो बेसिकली क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। अच्छा, ये बेसिकली हायरार्की है। अच्छा, हायरार्की है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है जी? दीज आर द स्टेप्स अवेलेबल टू द मैनेजमेंट टू द कंट्रोल वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है जी? सबसे पहले एलिमिनेशन आ जाता है कि कोई भी किसी भी किस्म का हैजर्ड है, किसी भी किस्म की कोई चीज है, सबसे पहले उसको क्या किया जाए? एलिमिनेट किया जाए परमानेंटली। उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस, अगर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसको किस तरीके से उससे कम बचते हुए जो है वो जो है उस चीज को जो है वो कंट्रोल करते हुए काम किया जाए। जो थर्ड चीज आती है वो आती है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल से मुराद ये है कि भाई अगर आप जो है कोई हैजर्ड किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसको क्या करें कि आप उसको जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल साइंटिफिकली जो है वो कंट्रोल कर ले कि हाँ भाई ये ऐसा बेलफर्स एक शख्स है और वो 10 माला मंजिल पे चढ़ा हुआ काम करने के लिए, और वो शीशे साफ कर रहे हैं आगे से लटक के क्रेन के साथ, लेकिन उसको ऑलरेडी पता हो कि भाई जो क्रेन मुझे थामे हुआ है, जो रस्सा लगा हुआ है, इट्स टू मच टफ एंड टू मच स्ट्रेंथफुलनेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के जिसके बिना पर जो है वो लोग कम कर सकते हैं। उसके बाद है अगला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी जो है हायरार्की टू द एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आती है। अगला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो जाती तौर पर जो लेबर की जो इक्विपमेंट्स होती है कि भाई एक इंसान है उसने अपने आप को खुद भी बचाना है, ये नहीं कि भाई उसने सेफ्टी चीजें पहन ली और बस उसके बाद अब उसने अपने आप को बचाना है, नहीं है। बेसिकली जो है कभी कभार सेफ्टी की जो चीजें होती हैं वो अगर आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ तो वो ऑलरेडी जो है वो टूट फूट का शिकार भी होती हैं और वो ऑलरेडी जंग आलूद हुई होती हैं। तो आपने जो है वो अपना खुद भी जो है पर्सनली भी ख्याल रखना होता है किसी भी हैजर्ड को जो है वो क्रिएट ना हो ताकि। अच्छा, आगे आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। अब जी, खास तौर पर सेफ्टी और हेल्थ की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी अहमियत है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी जगह के अंदर? सबसे पहला पॉइंट क्या जी? वर्कर नीड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। हर कोई भी इंसान है उसको जहां पर वो काम कर रहा है उसको वहां पर जो है हर एक किस्म की जो है वो सेफ्टी दरकार होती है और उसको जरूरत होती है, और उसके साथ साथ उसको डिफरेंट किस्म का वेलफेयर की भी जरूरत होती है। यानी कि अगर वो एक जगह पे काम कर रहा है और वहां पर वो वॉशरूम नहीं है या ठंडा पानी नहीं है या उसकी वेलफेयर की चीजें नहीं है या फर्स्ट एड नहीं है तो मेरे ख्याल से जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद जी दे स्पेंड 8 to 10 आवर्स अ डे टू द एट द वर्क। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे, लेबर से काम लेंगे तो या तो वो जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा या फिर जो है वो किसी भी इलनेस का शिकार हो जाएंगे या वो थक जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट वर्कर्स गेट वेरियस डिजीजेस लाइक डिजीजेस ड्यू टू डस्ट गैस एंड नॉइस। जाहिर है कि जब लेबर कहाँ जगह पे काम करती है तो हम 8 से 10 घंटे से ज्यादा काम करवाते हैं। अगर हम 15 घंटे 20 घंटे काम करवाते हैं तो जाहिर है वहां पे डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं या नॉइस है या डस्ट है, तो उसकी वजह से हमारे जो वर्कर हैं, जो कंपनी के या फैक्ट्री के या जो है वर्क प्लेस के जो वर्कर हैं, वो जो है किसी बीमारी के अंदर मुब्तला भी जो है हो सकते हैं। एक शख्स है तो वो ऑलरेडी 10 घंटे 5 घंटे या 8 घंटे वो मास्क पहन कर रखता है, तो वो जाहिर है कि वो मास्क जो है वो 8 घंटे उसके मुंह पे निशान डाल देगा, और कई ऐसे जो है मामलात भी होंगे। अगर वो शोर में काम कर रहा है, वो जाहिर है एक पैड तो नहीं पहन सकता 10 घंटे या 8 घंटे, तो दे नीड टू रेस्ट। ठीक है,
अच्छा, अगला है जी, इट इम्प्रूव्स द ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क प्लेस। जाहिर है कि अगर हम उनको कम काम करवाएंगे और जाहिर है उसकी प्रोडक्टिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी बाद में। चाहे इसके बावजूद हम उनको उसके इनके वेलफेयर में जो है वो करें, या ऑलरेडी जो है उनको किस्म किस्म का मोटिवेशनल सेमिनार्स या लेक्चर्स वगैरह दें, या उनकी जो है वेलफेयर से रिलेटेड काम कर लें, ताकि वो उसके अंदर ज्यादा मोटिवेट भी हो सकें। अच्छा, इट रिड्यूस इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, एब्सेंटीज्म, उसके बाद सिक लीव वगैरह। अगर ऑलरेडी जो है अगर हम ये काम करते हैं तो जाहिर है कि इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एब्सेंटीज लोगों की कम होती है, उसके बाद सिक लीव होती है, कम होती है। बिलफर्ज अगर एक शख्स है तो वो 15 घंटे डेली काम कर रहा है, या 20 घंटे डेली काम कर रहा है, या 14 घंटे डेली काम कर रहा है, तो वो बीमार भी जल्दी होगा, ठीक है। फिर वो एब्सेंटीज होगी, फिर सिक लीव होगी, फिर उसकी जो है मेडिकल इंश्योरेंस होगी, उसकी कॉस्ट भी कंपनी को पे करनी पड़ती है, या वर्कर को खुद पे करनी पड़ती है, मोस्टली तो कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो सिक लीव्स वगैरह बढ़ती है, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि बढ़ जाती हैं। एट द लास्ट थिंग इज दैट, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज ए गुड फॉर द ओवरऑल रिपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। जाहिर है एक एक कंपनी जहां पर भी ठेका लिया है, अगर वो कंपनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, काम वर्कर्स के ऊपर काम ज्यादा बर्डनडाइज हो गए वर्कर, उसके बाद वर्कर जो है वो छुट्टी कर लेंगे, कोई नुकसान होगा, तो जाहिर है कंपनी की भी रिपुटेशन पे सवाल उठता है। उसके अलावा वर्कर की रिपुटेशन पे भी सवाल उठ रहा होता है। उसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है, जो मैनेजर होता है, जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, उनकी रेपुटेशन पे भी जो है वो सवाल उठता है, ठीक है। सो दैट इज द लेक्चर ऑफ टुडे, which we I hope so you can be have to